बैक्टीरिया की 4 प्रजाति होती हैं। तुमने कितनी पढ़ी है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से आज की क्लास के लिए बैक्टीरियाओं की 4 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी? ग्राम पॉजिटिव। मैं नहीं बताऊंगा कि ये जेंशियन वॉयलेट से पर्पल हो जाते हैं या जो नेगेटिव वाले हैं वो रेड हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, ये सब हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आता। पर्चा लिखते में कभी लिखा है आज तक कि ये जेंशियन वॉयलेट से ब्लू हो जाएगा? नहीं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा होते हैं एटिपिकल बैक्टीरिया, जो होते तो इसके जैसे हैं पर थोड़े अजीब से होते हैं, और होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो अपने हिसाब से बैक्टीरिया केवल 4 प्रकार के हैं। क्यों है उसमें मत पढ़ो, बस इन 4 बैक्टीरियाओं को याद रख लो। ये 4 बैक्टीरिया इन 6 जगहों पे अटैक कर सकते हैं। कौन कौन सी 6 जगह हैं? ब्रेन पे अटैक कर सकते हैं, ईएनटी में अटैक कर सकते हैं, चेस्ट में अटैक कर सकते हैं। तो कॉमन इन्फेक्शन कहाँ कहाँ होंगे? ब्रेन में होते हैं इन्फेक्शन, ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम, सर से पैर तक, तो ब्रेन में हो सकते हैं, ईएनटी में हो सकते हैं, चेस्ट में हो सकते हैं, एब्डोमेन में हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक में हो सकते हैं, और ऑल ओवर स्किन में भी हो सकते हैं। तो 6 जगहों पे इन्फेक्शन पॉसिबल हैं, और ये 6 जगहों के इन्फेक्शन ये 4 तरह के बैक्टीरिया करेंगे। और इन्हें मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स लगेगी ये हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान सबसे सिंपल चीज़ समझते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के परिवार में राक्षसों का कुल है। इस परिवार में 2 बड़े मेन राक्षस हैं। एक राक्षस है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चेन जैसा होता है। किस काम का? तूने देखा क्या कभी? नहीं काम का। स्टेफ क्योंकि ग्रेप्स जैसा दिखता है। किस काम का है? स्टेफाइलोकोकस नाम का एक राक्षस है, और स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक राक्षस है। ये 2 राक्षस हैं जो ग्राम पॉजिटिव परिवार के हैं। और ये राक्षस जब बॉडी पे अटैक करते हैं तो इनके पास वायु सेना है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स। अंग्रेजी में, अंग्रेजी कमजोर है ना, हिंदी का डॉक्टर हूँ। तो इन लोगों के पास एयरफोर्स है, और ये एयरफोर्स से अटैक करते हैं आपके ऊपर। ठीक है साहब? तो यूं समझो कि आप अपने घर में शांति से बैठे और एक बैक्टीरिया हवा में उड़ता हुआ आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है। ठीक है, यानी यूं समझो कि किसी ने खांसा और ये ड्रॉपलेट में उड़ के आपके पास आया, या ये हवा में तैर रहा था और आके आपकी स्किन पे बैठ गया। अब ऐसा बैक्टीरिया जो हवा में उड़ता है, वो बैक्टीरिया आप मुझे बताना, आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्लास हमारी इंटरेक्टिव वाली है। आप मुझे बताना कि ये बैक्टीरिया शरीर के कौन कौन से हिस्से पे अटैक करेगा। जो बैक्टीरिया उड़ता हुआ आ रहा है, ये बैक्टीरिया कहाँ का इन्फेक्शन करेगा? क्या ये स्किन में इन्फेक्ट कर सकता है? कहाँ कहाँ करेगा? आप अपने हिसाब से लिख दो, और मुझे पूरे पूरे शब्द मत लिखो। आप तो सबके लेटर अलग अलग हैं, आप बी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। तो कहाँ अटैक करेगा बैक्टीरिया जो उड़ के आ रहा है? स्किन में करेगा। वेरी गुड। और ईएनटी में करेगा? हाँ, ईएनटी में भी करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उड़ के आ रहा है ना, हवा से आ रहा है, तो सांस से अंदर चला जाएगा। ये बैक्टीरिया आपके नेजोफेरिंग्स में घर बना के रहता है। जहाँ भी कभी इम्यूनिटी वीक हुई और इन्फेक्शन कर दिया, यही बैक्टीरिया आपके स्किन पे बैठा रहता है, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस। ये स्किन पे बैठा रहता है, जरा कट लगा और ये अंदर गया और इन्फेक्शन किया। ठीक है साहब? तो स्किन के इन्फेक्शंस सब ग्राम पॉजिटिव। कौन कौन से तुम्हारे जितना क्या क्या सुने तुम्हें? कार्बंकल, फरंकल, इम्पेटाइगो, सेल्यूलाइटिस, एरिसेपेलास, फॉलिक्यूलाइटिस, फरंकल, जो जो आपने सुना है स्किन का, वो सब अक्सर ग्राम पॉजिटिव करेगा। फिर ईएनटी में, ईएनटी में मतलब नाक से शुरू करो, साइनोसाइटिस हो गया, फिर फेरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, इपीग्लोटाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया, ट्रेकियाइटिस हो गया। ये सब भी ग्राम पॉजिटिव कराते हैं, कॉमनली ग्राम पॉजिटिव कराते हैं। अच्छा साहब, जो बैक्टीरिया ईएनटी में है, अगर वो ईएनटी से नीचे उतर गया तो कहाँ करेगा साहब? चेस्ट में करेगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही अक्सर चेस्ट के इन्फेक्शन में भी काम आता है। मतलब चेस्ट के इन्फेक्शन में भी दुश्मन होता है हमारा। अब खुद सोच के बताओ कि जो बैक्टीरिया हवा में उड़ के आ रहा है, क्या वो सीधा तुम्हारे पेट में घुस सकता है? नहीं घुस सकता। सांस से नाक में जाएगा, सांस से लंग्स तक चला जाएगा, पर सांस पेट में नहीं ले रहे हम, तो जीआईटी में नहीं जाएगा ये बैक्टीरिया। कहीं ये बैक्टीरिया हवा में उड़ता हुआ आपकी सूसू के रास्ते किडनी तक जा सकता है? नहीं जा सकता, लॉजिकल नहीं है। तो ये बैक्टीरिया कॉमनली जीआई और यूटीआई के इन्फेक्शन नहीं कराते। ब्रेन का इन्फेक्शन कराते हैं कि नहीं कराते? बताओ सर, हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिखो। क्या ये बैक्टीरिया ब्रेन का इन्फेक्शन कराएगा कि नहीं कराएगा? अब वैसे तो लॉजिकल लगता है कि जो चीज़ हवा में उड़ के आ रही है वो खोपड़ी तोड़ के तो अंदर घुसेगी नहीं, लेकिन फिर भी
सारे बैक्टीरिया ब्रेन का इन्फेक्शन करा सकते हैं, चाहे वो एनेरोबिक हो, ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, एटिपिकल हो। ब्रेन का इन्फेक्शन सब करा सकते हैं। कैसे भाई? ब्रेन का इन्फेक्शन ऐसे करा सकते हैं क्योंकि ब्रेन में ये जाएंगे ब्लड के रास्ते। खून से हर बैक्टीरिया ब्रेन तक पहुंच सकता है, मतलब उसका प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगा वो ब्लड में होगा, ब्लड से वो दिमाग में जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। तो मेनिंजाइटिस वाली चीज़ें या कि और आपके एंसेफेलाइटिस वगैरह, ये सारे तरह के बैक्टीरिया करा सकते हैं। ठीक है सर? तो मैंने आपको सिखा दिया ग्राम पॉजिटिव और आप सीख गए। अभी प्रूव करके देखते हैं। ये सामने तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शन नहीं होता, याद रखना नॉट है, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से नहीं हो सकता कॉमनली। तुम बता दो आंसर मुझे तुम्हारे हिसाब से। बताओ सर। डायरिया। क्यों? मेनिंजाइटिस ब्रेन का भी बताया, टॉन्सिलाइटिस, न्यूमोनिया सब ईएनटी के इन्फेक्शन है, इम्पाइटाइगो, एरिसिपेलास स्किन का इन्फेक्शन है, ये सब होंगे पॉजिटिव से। डायरिया या यूटीआई इससे नहीं होंगे। तुम सीखे ना? कैसे सीखे? लॉजिक से सीखे। हमने सीखा कि एयरबॉर्न है तो कहाँ जाएगा। यही लॉजिक जो है ये एक एवरेज बच्चे को स्मार्ट बच्चा बनाता है। ठीक है साहब? आगे चलते हैं। तो अच्छा टीचर रटवाएगा नहीं, एक सूत्र देगा और उससे सिखाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो डायरिया तो हो गया, कलर्ड हमारा। अब मुझे बताओ, या चलो मैं ही बताता हूं कि ग्राम पॉजिटिव को कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है। ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टाम क्या होता है मुझे नहीं पता कि रिंग होती है और वो क्या करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिल्कुल प्लांट सेल जैसे होते हैं, इनमें एक सेल वॉल होती है। बचपन में बनाते हैं ना ऐसा यूं वाला हेक्सागोन वाला सेल वॉल, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है और बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक सेल वॉल को तोड़ देती है। अगर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो वीडियो डाला था वो देखा होगा, तुम्हें पता होगा। तो बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक सेल वॉल को तोड़ती हैं। कौन कौन सी होती हैं बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स? एक तो पेनिसिलिन और दूसरे पेनिसिलिन के भाई लोग। कौन कौन से? सिंथेटिक पेनिसिलिन, अमीनो पेनिसिलिन और बाकी तुम्हारी ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन जो भी हैं। तो असली वाला पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था और दूसरा सिंथेटिक पेनिसिलिन, ये सब ग्राम पॉजिटिव पे बहुत अच्छा काम करती हैं। और दूसरे सिफेलोस्पोरिन्स हैं जो कि सबसे अच्छा काम करते हैं ग्राम पॉजिटिव पे। तो ग्राम पॉजिटिव के दो एंटीबायोटिक कौन से? एक तो पेनिसिलिन ग्रुप जिसमें पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और तुम्हारे पिपरासिलिन, टेजोबैक्टम सब आ जाते हैं। दूसरे सिफेलोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक। पेनिसिलिन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पेनिसिलिन्स होती हैं नेचुरल पेनिसिलिन्स और सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। सिंथेटिक पेनिसिलिन्स में आ जाती हैं तुम्हारी एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और बाकी के इनके रिश्तेदार। तो जितने ग्राम पॉजिटिव के इन्फेक्शन हैं उनमें ज़्यादातर समय हम इनमें से दवाइयाँ देंगे, एम्पी, एमॉक्सी। जो पुरानी वाली पेनिसिलिन थी, नेचुरल पेनिसिलिन जो फ्लेमिंग ने बनाई थी, वो सिर्फ दो ही जगह काम आती है आजकल। एक तो आरएचडी के प्रोफाइलेक्सिस में और दूसरे सिफिलिस में। दो ही इंडिकेशंस इसके बाय द बुक। और रियल लाइफ में तो केवल और केवल आरएचडी प्रोफाइलेक्सिस में देखिए मैंने, नेचुरल पेनिसिलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं कब? जब किसी को स्ट्रेप थ्रोट हुआ हो और उसको आपको आरएचडी प्रोफाइलेक्सिस करना है, बस, अदरवाइज नहीं। पेनिसिलिन दो तरह की है, एमिनो और नेचुरल। नेचुरल पेनिसिलिन फिर दो तरह की है, वी और जी। इनमें से एक ओरल है और एक इंजेक्टेबल है। कौन सी ओरल, कौन सी इंजेक्टेबल, किसी को पता है? कोई आइडिया? इनमें से कौन सी वाली ओरल है बताओ? चलो मैं सिखाता हूं, अब जीवन में कभी नहीं भूलना। देखो, ये चिड़िया ने मुंह खोला, किसके जैसा खोला? वी जैसा खोला। तो पेनिसिलिन वी ओरल है, खाने की दवाई है। आया समझ में? और दूसरी वाली के तो नाम में ही पता है कि इसका इंजेक्शन लगाना है। ठीक है? तो पेनिसिलिन वी हुई ओरल और पेनिसिलिन जी हुई इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। तो सब ग्राम पॉजिटिव के लिए दवाइयाँ कौन कौन सी थी? बीटा लैक्टाम। बीटा लैक्टाम में हमने पढ़ी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स और पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन आजकल किसी काम नहीं आती क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया इससे रेजिस्टेंट हो गए। सिर्फ और सिर्फ आरएचडी प्रोफाइलेक्सिस। सिंथेटिक पेनिसिलिन हर ग्राम पॉजिटिव चीज़ में दोगे आप, मतलब स्किन के इन्फेक्शन से लेके और न्यूमोनिया तक हर चीज़ में आप इनमें से दवाइयाँ चूज़ करोगे। फिर सिफेलोस्पोरिन्स,
और सिफेलोस्पोरिन की भी पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी इतनी सारी जनरेशन आ गई। अब मुझे तुम लिख के बताओ चैट बॉक्स में कि इनमें से सबसे अच्छी जनरेशन कौन सी है, सिफेलोस्पोरिन की बेस्ट जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट की फिफ्थ की और कोई? बताओ साहब। भैया इंटरैक्टिव क्लास है, चैट करते रहना मेरे साथ में। फर्स्ट जनरेशन की फिफ्थ, सबसे बड़ी जनरेशन, सबसे महंगी वाली जो दवाई होती है वो सबसे अच्छी नहीं है? चलो सीखो आज। सिफेलोस्पोरिन की जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यानी फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राम निगेटिव का कवरेज बढ़ता जाता है, समझना, और ग्राम पॉजिटिव का कम होता जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत अच्छी, लेकिन निगेटिव के अगेंस्ट किसी काम की नहीं। सेकंड, ग्राम पॉजिटिव के लिए थोड़ी कम अच्छी, लेकिन थोड़ी सी निगेटिव भी। थर्ड जनरेशन जो है वो प्रोबेबली, अगर यही कहना हो कि बेस्ट कौन सी है, तो शायद थर्ड जनरेशन जो है वो सबसे ऑप्टिमम है कि इसका ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी है ठीक ठीक, और ग्राम निगेटिव का भी कवरेज अच्छा है। फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका निगेटिव कवरेज बढ़ता जाता है। तो कोई सिफेलोस्पोरिन सबसे अच्छी नहीं है, डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कौन सा है। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात है, अगर मान लो किसी को स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है, या कि अगर किसी को सर्जरी के लिए कट लगने वाला है, तो उसे आप हमेशा सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में से चूज करोगे, ठीक है। अगर कोई आईसीयू में भर्ती और पता नहीं कि क्या इन्फेक्शन है, तो हम सोचेंगे कि फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का सोचा जाए। तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ा हमने? कॉमनली हम दे सकते हैं ये दवाई ऑगमेंटिन एमोक्सिसिलिन विद क्लेवोनेट, ये आप दे सकते हो, ब्रांड पे मत जाना, मुझे जो सामने आया वो लिख दिया। ऑगमेंटिन आप दे सकते हो या तो 625 TDS या 850 BD। सेम दवा को यदि आपको 2 बार चलाना है तो 2 डोज ज़्यादा देना पड़ेगा, या 625 TDS। स्किन इंसिजन यदि देना है आपको, किसी भी कारण से कुछ सर्जरी होनी है, तो या तो फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ठीक है साहब। अच्छा जी, और एक चीज़ बताता हूँ, ENT या रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक सबसे अच्छी है? तुम बताओ, फिर मैं बताता हूं। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ENT का या रेस्पिरेटरी का, तो उसमें बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, मॉक्सक्लेव या एजिथ्रो? M लिख सकते हो, A लिख सकते हो, बताओ साहब क्या आंसर है? मॉक्सक्लेव कि एजिथ्रो? देखो, लेकिन हम तो जब भी गला खराब होता है तो एजिथ्रो खाते हैं कि 500 mg की 3 दिन खा ले। अब देखो, किसी को भी यदि ENT रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस आइडियली यदि मुझसे पूछो तो हमें मॉक्सक्लेव पे जाना चाहिए, क्योंकि एजिथ्रो भी कवर करती है ग्राम पॉजिटिव को, लेकिन मॉक्सक्लेव का कवरेज कहीं ज्यादा अच्छा है। इफ यू आर श्योर कि ये ग्राम पॉजिटिव वाला इन्फेक्शन है, देन मॉक्सक्लेव इज एनी गिवन डे अ बेटर चॉइस। लेकिन अगर आपको डाउट है कि ये एटिपिकल न्यूमोनिया है, वॉकिंग न्यूमोनिया है, तो फिर आप सोच सकते हो कि एजिथ्रो पे जाऊं। पर यदि आपको 10 में से 8 बार चूज करना है तो आई वुड से कि एमोक्सिसिलिन चूज करो। और यहां मैं गाइडलाइंस और किताबों की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ की प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। तो ENT और रेस्पिरेटरी के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बेस्ट दवाई कौन सी हुई? मॉक्सक्लेव। चलो एक सवाल और करते हैं। 32 साल का आदमी है, उसको सॉर थ्रोट है, बॉडी है, सर्दी है, लाल आंख है, बुखार है, एंटीबायोटिक बताओ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी है, क्या चूज करोगे बताओ? ऑगमेंटिन पक्का? ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन तो नहीं, अभी तो बताया था 1 मिनट पहले, ठीक है। सबका जवाब आ गया? क्या आया? ए है कि बी है? बताओ बताओ बताओ। पक्का ए? सबका ए है? ठीक है, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैंने कहीं कहा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन था? मेरे जितने साइन सिम्टम मैंने दिखाए वो सारे बैक्टीरियल की तरफ नहीं जा रहे थे, और अब आज क्लास में आए हो तो ये भी सीख के ही जाओ। सॉर थ्रोट का मेन कारण एडल्ट पॉपुलेशन में वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। 90% टाइम जो सॉर थ्रोट हैं वो सब वायरल होंगे। और एक चीज सीखो कि जब वायरस अटैक करेगा बॉडी में, तो वो एक साथ पूरा इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट कर देगा।
कि वायरस जाएगा और घड़ 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 करके पूरे बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ से पानी आ सकता है सब पानी आएगा, आंख बहेगी, नाक बहेगी, कान बहेगा, गला खराब हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, पेशेंट के हाथ पैर दुखने लग जाएंगे, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। बैक्टीरिया अटैक करेगा तो क्या करेगा, पहले बॉडी में जाएगा, फिर गले में घर बनाएगा, फिर कुछ दिनों तक ग्रो करेगा, फिर जब ग्रो करके पर्याप्त हो जाएगा तब बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ने जाएगी और तब जाके पेशेंट को बुखार आएगा। तो वायरल में सब कुछ एक साथ, बैक्टीरियल में कुछ दिनों बाद। वायरल का आप गला खोल के देखोगे तो एकदम वो लाल बम दिखेगा, लाल बम ही कहते हैं ना, मालूम है, हाँ, एकदम लाल चट दिखेगा। और बैक्टीरियल का गला खोल के देखोगे और कभी मिल गया आपको तो हो सकता है पस की स्ट्रीक्स मिल जाए आपको। तो बैक्टीरियल सॉर थ्रोट और वायरल सॉर थ्रोट दो अलग अलग चीज़ें हैं, और वायरल सॉर थ्रोट में हर आदमी एंटीबायोटिक खिलाया जा रहा है और खाए जा रहा है। तो हम ज़्यादातर लोग खुद भी अपने गले के लिए भी कि यार गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, एक एजिथ्रो तो खा ही लेता हूँ, यही करे जा रहे हैं। ईमानदारी से बताना, मैं तुमको जानता नहीं हूँ कि क्या तुमने भी ये गलतियाँ की हैं जीवन भर, कि कोई भी सर्दी बुखार सॉर थ्रोट लेके आया तो एक एजिथ्रो तो खा ही ले। अगर की हो तो ईमानदारी से यस लिख देना, मैं चेक नहीं कर रहा। तो साहब दो बैक्टीरिया थे, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ग्राम पॉजिटिव परिवार के। इनके परिवार में एक छोटी सी सुंदर सी क्यूट सी बच्ची पैदा हुई और उसका नाम रखा गया मरसा। बाद में ये बच्ची बड़ी हुई और पूरी चुड़ैल बन गई और इसका नाम रहा वर्षा। ये चुड़ैल क्यों पैदा हुई, क्योंकि हम ही लोगों ने एंटीबायोटिक्स खाए और खिलाए वायरल इन्फेक्शंस में। जहां जरूरत नहीं थी वहां एंटीबायोटिक लिखे, जहां केवल मॉक्स से काम हो जाता वहां ऑगमेंटिन खिलाई, जहां केवल बैक्ट्रीम से काम हो जाता वहां और बड़ी एंटीबायोटिक खिलाई। और उसी के कारण ये मरसा और वर्षा दो नए बैक्टीरिया, नए नहीं है, वही स्टेफ ऑरियस है, पर दो नए स्ट्रेन बन गए हैं जो कि किसी एंटीबायोटिक से नहीं मरते। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इस मरसा का बाप कौन है, तो मुझे बताएंगे? ये मरसा हुई तो स्ट्रेप्टोस्टेफाइलो से, पर उसका बाप कौन है? लिखोगे मुझे चैट बॉक्स में। इस मरसा या वर्षा के बाप तुम हो और मैं हूं। हम वो सब लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती की एंटीबायोटिक हर चीज में लिखी है। हम अपने मरीज को समझाना नहीं चाहते, हम अपने मरीज को समझा नहीं पाते कि भैया ये वायरल है, 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। हम खुद भी एंटीबायोटिक लिखते हैं, हमारे भी अपने व्यावसायिक हित हैं, और उसके कारण इस देश में सेप्सिस से 44% मौतें हो रही है। ये अखबार की खबर है। सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत इस्तेमाल के कारण आज हिंदुस्तान में ज़्यादातर बैक्टीरिया इतने रेजिस्टेंट हो गए हैं कि तुम आईसीयू की कल्चर रिपोर्ट देखते हो तो दिल दहल जाता है। बड़ी मुश्किल से एक किसी टीजी साइक्लिन या किसी का रिस्पॉन्स आता है, नहीं तो सब कोलिस्टिन और टीजी साइक्लिन को छोड़ के सबसे रेजिस्टेंट, टार्गोसिड से रेजिस्टेंट, टिकोप्लेनिन से रेजिस्टेंट, सबसे रेजिस्टेंट, मीरोपेनम से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारे कारण आ रहे हैं। तो अगर आज इस एंटीबायोटिक की क्लास से तुम सिर्फ एक चीज़ भी सीख के जा सकते हो और तुम्हें अभी क्लास बंद करनी है, तो बस एक कसम खा के जाओ कि सर आज के बाद में कभी अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लिखूंगा, न खुद खाऊंगा, न मरीज को खिलाऊंगा। हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर महादेव देसाई, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर कभी किसी को एंटीबायोटिक लिखो तो अपने गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारो, खुद के गाल पे, मरीज को मत मार देना और गड़बड़ हो जाएगी। अपने गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मरीज का भी शायद बुरा कर रहे हो और समाज का तो डेफिनेटली बुरा कर रहे हो। तो ये चुड़ैल हमने पैदा की है और इस चुड़ैल का खात्मा भी हम ही को करना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स का सही यूज़ करके। नहीं तो खुद सोचो ना यार, हम तो हेल्दी फिट लोग हैं, हम लोग जब मरेंगे तो हम काहे से मरेंगे? हम मोस्टली इन्फेक्शन और कैंसर से जाएंगे। और अब सोचो ना कि 10 साल बाद तुम्हें इन्फेक्शन हुआ और कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करी, तो क्या करेंगे? तो खैर साहब, इस चुड़ैल का इलाज करना है तो इस चुड़ैल के इलाज की कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जल्दी जल्दी सीख लो। चुड़ैल पे कौन सी दवाई काम करेगी बताओ? मरसा और वर्षा पे सबसे पहली दवाई वैंकोमाइसिन।
वेंकोमाइसिन काम करेगी, लेकिन इसकी दिक्कतें हैं कि इसको केवल आईवी दे सकते हैं, 1 ग्राम 12 वाली देनी पड़ेगी और महंगी है, कुछ 2-2.5 हज़ार का आता है शायद इंजेक्शन इसका। दूसरी दिक्कत है कि नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी को खराब कर देती है, और जो बेचारा वेंकोमाइसिन तक पहुंच जाता है उसकी किडनी वैसे ही खराब हो रही होती है, उस पर तुम ये दवाई दो तो और मुसीबत। तीसरी, महंगी पड़ती है, और मरसा में फिर भी काम करती थी, वर्षा में तो बिल्कुल नहीं करती। दूसरी दवा जो चुड़ैल पे काम करती है वो है डेप्टोमाइसिन, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि लंग्स में नहीं जाती तो न्यूमोनिया में काम नहीं करती। फिर तीसरी दवा जो काम करती है और जिसको आजकल हम धड़ल्ले से लिख रहे हैं हर जगह, वो है लिनेज़ोलिड, और यकीन मानो बड़ी जल्दी ये भी काम करना बंद कर देगी। लिनेज़ोलिड क्योंकि ओरल भी आती है, आईवी भी आती है, बड़ा अच्छा काम करती है। आप खट से लिख देते हो कौन सी आती है, लिनेज़ोलिड, क्या लिनेड नाम से आती है ना, तो हर एक को अब तो शायद गला खराब करने में लिखने लग गए होंगे हम। तो लिनेज़ोलिड ओरली भी काम करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक दवा है। लेकिन लिनेज़ोलिड के बारे में एक बात आज सीख के जाना, वो ये है कि लिनेज़ोलिड को आपको हमेशा काले कपड़ों में लपेट के देना पड़ता है। ये वो दवा है जिसे कि यदि आपने आज तक ऐसे ही बॉटल टांगी और कनेक्ट कर दी और आईवी लगा दी, तो यकीन मानो आपका मरीज लिनेज़ोलिड से ठीक नहीं हुआ है, अपने भाग्य से ठीक हुआ है। क्योंकि यदि आप इसको रोशनी में दे रहे हो तो ये दवा यूजलेस है। पानी पिलाया आपने मरीज को, आपने जो उसको 600 mg की लिनेट टांगी थी वो यूजलेस थी। तो लिनेज़ोलिड को हमेशा काले कपड़ों में कवर करके देना है। और यहीं पे एक और चीज़ सिखाऊंगा कि लिनेज़ोलिड अकेली दवा नहीं है, ऐसी 3 दवाइयाँ हैं जिन्हें हमेशा किसी काले कपड़े में लपेट के देना है, किसी घूंघट में लपेट के देना है, किसी कवर में लपेट के देना है। मुझे 3 दवाइयों के नाम बताओ जिन्हें हमेशा डार्क कलर से कवर करके देना है। तुम 3 नाम लिखो, मैं जरा छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ। घूंघट की आड़ से देवर का दीदार अधूरा रहता है। ठीक है साहब, जब तक कौन कौन सी 3 दवाइयाँ हैं? आशिक की लिनेज़ोलिड, नाइट्रोक्लोसाइड और एम्फोटेरिसिन बी। ये 3 दवाइयाँ हैं जिन्हें हमेशा ब्लैक से कवर करके देना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजुअली ईएनटी के इन्फेक्शंस कराते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कराते हैं। तो एक सिंपल सा एस्केलेशन लैडर समझते हैं कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम दवा कैसे शुरू करेंगे। पहली चीज़, अगर सिंपल ओपीडी में पेशेंट आया है और पिक्चर देख के लग रहा है कि ये वायरल है, तो उसे सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, सेट्रिजिन देंगे और जो तुम्हारे डीकंजेस्टेंट्स हैं देंगे, और गले के लिए हनी देंगे और मिंट देंगे और सब देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं देंगे। अगर पिक्चर वायरल है तो एंटीबायोटिक नहीं देना है। लेकिन अगर मान लो थ्रोट में पस के स्ट्रीक्स दिख रहे हैं, 4 दिन बाद बुखार आया पेशेंट को, या सेकेंडरी फीवर आ गया कि वायरल जैसे सिम्टम आए, होके ठीक हो गए थे साहब, पूरा ठीक हो रहा था, लेकिन 4 दिन बाद फिर बुखार आ गया, या सिम्टम्स बाद में बढ़ गए, तो हमेशा आपको कंसिडर करना है कि दिस कुड बी सुपीरियर, मतलब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर ओपीडी में पेशेंट है और बैक्टीरियल लग रहा है आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो हम उसे देंगे मॉक्सक्लेव। रेस्पिरेटरी में मैं ईएनटी को भी गिन रहा हूँ, तो इन सब में जितने साइनोसाइटिस फेरिंजाइटिस वगैरह हैं, हमारी चॉइस रहेगी मॉक्सक्लेव। आइडियली मॉक्स देनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली आजकल क्लेव के साथ ही देना पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लेन मॉक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गए, सब में वो बीटा लैक्टामेज बन गए हैं। तो ओपीडी में है, बैक्टीरियल लग रहा है, मॉक्सक्लेव देंगे। यदि इसी मरीज को भर्ती करना पड़ता, मान लो इसे न्यूमोनिया होता और आपको एडमिट करना पड़ रहा है किसी भी रीज़न से, तब फिर इससे दवाई चेंज होती और इससे हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन पे जाते, सेफ्ट्रिएक्सोन देते और साथ में एजिथ्रोमाइसिन देते। यही ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन यदि ओपीडी और वार्ड से भी ऊपर जाके यदि आईसीयू के लेवल पे भर्ती हुआ होता, सीरियस होता, तो इसी के लिए हम मेरोपेनेम और वैंकोमाइसिन कंसिडर करते। यदि इसे आईसीयू एसोसिएटेड न्यूमोनिया है या सीधा बहुत सिक हालत में भर्ती हुआ है, शॉक में भर्ती हुआ है, तब हम इसे मेरोपेनेम और वैंकोमाइसिन देते। ये एस्केलेशन लैडर है।
ये रियल लाइफ ओपीडी सिनेरियो हैं कि हमें किस तरह से ग्राम पॉजिटिव को ट्रीट करना है। अगर अभी तक का पढ़ के ऐसा लगा हो कि साहब आज तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पहली बार किसी ने ऐसा पढ़ाया है, तो मुझे जरा चैट बॉक्स में 1 नंबर लिख दो। 1 नंबर भी मत लिखो, 1 लिख दो, फिर मैं आता हूं। हाँ भैया, तो 1 नंबर पढ़ाइए ना। अरे अभी तो देखो बहुत कुछ सीख के जाओगे। चलो शुरू करते हैं आगे का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो जानवर हैं जो पानी के रास्ते आते हैं। इनके पास जल सेना है। ग्राम पॉजिटिव के पास वायु सेना थी, ये उड़ के आते थे। इनके पास जल सेना है, ये पानी में तैरते हुए आते हैं। ये बैक्टीरिया गंदे पानी का कीड़ा है, गंदी नाली के कीड़े कहते हैं ना फिल्मों में, वैसा है ये। तो जहां भी पानी में हाइजीन मिसिंग है वहां पे ये बैक्टीरिया आ जाएगा। तो किन किन रास्तों से आएगा? जल के रास्तों से। अब मुझे बताओ कि जो बैक्टीरिया पानी के रास्ते आ रहा है, वैसे तो मैंने फोटोज भी बना दिए हैं, वो कहाँ कहाँ के इन्फेक्शन नहीं करेगा? ध्यान देना, कौन सा इन्फेक्शन नहीं करेगा कॉमनली? बताओ जरा, लिखो जरा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स दिखाते रहो, इंटरेक्टिव वेबिनार है, सब लिखते रहना। चलो बताओ जल्दी से, कौन सा इन्फेक्शन नहीं कराएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? बताओ डॉक्टर साहब। स्किन नहीं कराएगा, ईएनटी नहीं कराएगा। भाई कान में कहाँ घुसेगा उड़ के पानी? अब कान में तुम गंदा पानी डाल ही लो तो तुम्हारी मजबूरी, पर वैसे नहीं कराएगा। ठीक है, स्किन के भी इन्फेक्शंस यूजुअली ये नहीं कराता। कॉमनली क्या कराएगा? गंदा पानी पियोगे तो क्या कराएगा? जीआईटी के इन्फेक्शन। गंदा पानी यदि ओरल आपकी हाइजीन जेनाइटो यूरिनरी यदि अच्छी नहीं है तो ये यूटीआई करा देगा। और ब्रेन का इन्फेक्शन करा सकता है। क्यों? मैंने बताया था ब्रेन का इन्फेक्शन हर बैक्टीरिया करा सकता है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू जाएगा दिमाग में और ब्रेन के इन्फेक्शन कराएगा। प्रश्न मेरा ये है कि क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चेस्ट का इन्फेक्शन कराएगा कि नहीं कराएगा? बताओ। करवाएगा। कैसे कराएगा? उड़ के जाएगा, सांस में जाएगा? बताओ, चेस्ट का इन्फेक्शन करेगा या नहीं? हाँ या नहीं, येस और नो, लिखो लिखो लिखो। क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब अगर आपने इसका उत्तर हाँ लिखा है या ना लिखा है, दोनों तरह से सही है। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेचुरली चेस्ट में नहीं जाता। जो चीज़ पानी में होनी चाहिए थी वो सांस में क्यों जाएगी, फेफड़े में क्यों जाएगी? लेकिन अगर मरीज अस्पताल में भर्ती है और मान लो वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर पे उसके सक्शन चल रहे हैं और वही सक्शन का एक ही कैथेटर है, उसको दीवार पे टांग दिया, फिर वहाँ से उतार लिया, फिर उसी से खुजा लिया, फिर उसी सक्शन से मरीज का सक्शन कर दिया, फिर उसको वापस टांग दिया, फिर एक गंदे से डब्बे में उसको डाल के रख दिया जिसमें पता नहीं 8 दिन का पानी रखा हुआ है। तो इस बैक्टीरिया को चेस्ट का रास्ता हमने दिखाया। ये बैक्टीरिया चेस्ट का इन्फेक्शन हॉस्पिटल सेटिंग में कराता है। ओपीडी में कोई आपके पास ई कोलाई का न्यूमोनिया लेके नहीं आएगा, लेकिन अस्पताल में ढेरों मरीजों को क्लेब्सिएला के न्यूमोनिया होते रहते हैं और मरते रहते हैं पेशेंट। क्यों? हमारे कारण। हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते। हम सोचते हैं कि 25 रुपए का सक्शन कैथेटर बचा लें मरीज का, और उसके चक्कर में उसे लाखों रुपए के एंटीबायोटिक लग जाते हैं। तो खैर साहब, ये बैक्टीरिया एक तो फीको ओरल रूट से जाता है। फीको ओरल रूट मतलब क्या? इसका फीको, उसका ओरल। इससे क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं? गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, टाइफॉइड हो सकता है, सैल्मोनेला जिससे, फिर डिसेंट्री हो सकती है, कॉलरा हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है एच पाइलोरी से। और क्या करा सकता है जीआई में? और क्या कराएगा? जितने तुम्हारे कोलेंजाइटिस हो गए और कोलिसिस्टाइटिस हो गए और पेरिटोनाइटिस हो गए, डाइवर्टिकुलाइटिस हो गए, जितने तुम्हारे आंत के इन्फेक्शंस हैं वो सब ये करा सकता है। मतलब पेट के और आंत के इन्फेक्शंस ग्राम निगेटिव कराता है। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस जितने हो गए वो सब ग्राम निगेटिव करा सकता है। कैसे कराएगा? पानी के रास्ते अंदर जाएगा और प्रलय कर देगा। दूसरे तुम्हारे यूटीआई, ये ग्राम निगेटिव कराएगा। क्यों? क्योंकि यदि हाइजीन ठीक नहीं है और गंदा पानी वहाँ लगा हुआ है तो उस गंदे पानी के रास्ते ये बैक्टीरिया यूरेथ्रा में चढ़ जाएगा, स्पेशली फीमेल यूरेथ्रा में, क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा ज़्यादा स्ट्रेट होता है और ज़्यादा छोटा होता है, तो उसमें बैक्टीरिया को पहुंचना इजी पड़ता है। तो फीमेल यूरेथ्रा में चढ़ जाएगा और जितने यूटीआई हैं करवाएगा।
दूसरा, यदि फोलीज डाला गया और फोलीज अनहाइजेनिक तरीके से डाला गया, नॉन स्टेराइल तरीके से डाला गया, तो ये पहुंच जाएगा। तो जितने तुम्हारे यूरिन के इन्फेक्शंस हैं, सिस्टाइटिस करा सकता है, फिर पाइलोनेफ्राइटिस करा सकता है, क्योंकि अगर ब्लैडर से और ऊपर चढ़ गया तो पाइलोनेफ्राइटिस करा देगा। तो सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस और आपका जितना ये प्रोस्टेटाइटिस हो गया, फिर कैथेटर रिलेटेड जितने यूटीआई हैं, ये सब ग्राम निगेटिव के इन्फेक्शंस हैं। तो ग्राम निगेटिव, गंदी नाली का कीड़ा गंदे पानी से आएगा, या तो पेट में जाएगा या सुसु के रास्ते ऊपर चढ़ेगा। सुसु के रास्ते चढ़ेगा तो ये हमेशा पाइलोनेफ्राइटिस और इस तरह की चीज़ें कराएगा। उसमें तुमको कभी स्टेप्टोकोकस और मरसा नहीं मिलेंगे किडनी में, किडनी में हमेशा निगेटिव मिलेंगे तुम्हें। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स अच्छी रहेगी? ठीक है साहब, तुम्हें भी नाम पता है, मैं भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। एक तो ही तुम्हारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स, कौन सी? जेंटामाइसिन, अमीकासिन। ये 2 दवाइयाँ हैं, ये ओरली नहीं दी जाती, इनके इंजेक्टेबल्स ही आते हैं। फिर दूसरी फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये एक ज़माने में मानी गई थी कि वंडर ड्रग है, इनसे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। ये ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करती थी, ग्राम निगेटिव पे भी काम करती थी, लेकिन हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पे काम नहीं की। हमने हर मरीज को लिखी, हर बीमारी में लिखी। मेरा बचपन मुझे याद है कि बैक्ट्रिम और सेप्ट्रॉन में होता था, और उसके बाद एक मॉक्स नाम की दवाई आई थी, करीब करीब 80s के दशक में मॉक्स ज़्यादा चलती थी, और 90s पूरा रूल किया इन फ्लोरोक्विनोलोन्स में। हर बात पे सिप्लॉक्स, नॉरफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, और इतनी अच्छे से खिलाई है हमने कि अब ज़्यादातर बैक्टीरिया इस पे ज़रा रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादातर बैक्टीरिया इससे पूरी तरह इम्यून हो गए हैं। तो ये दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी हैं। कुछ मासूम बैक्टीरिया अभी भी इनसे मर जाते हैं, तो वहाँ इन्हें यूज़ करना है, पर फ्लोरोक्विनोलोन्स आर नॉट अ गुड ऑप्शन एनी मोर फॉर ग्राम निगेटिव। तो ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, पारफ्लॉक्सासिन, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। एक बेचारी है जो अभी भी काम कर रही है, पर हमारे डॉक्टर लोग लगे हुए हैं कि इसका रेजिस्टेंस भी जल्दी ही आ जाए, और आ जाएगा। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक चीज़ है जो आज भी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव पे बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, पर प्लीज़ 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 मत लिखना किसी को। जब 4 एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दें तब लिखना, क्योंकि दिक्कत यह है कि हमारे हाथ में वो कलम है, वो जैसे वो जेम्स बॉन्ड को कहते हैं लाइसेंस टू किल, तो संभव हम डॉक्टरों को भी लाइसेंस टू किल मिला हुआ है। हम अपनी कलम से किसी का भाग्य लिख सकते हैं। तो अगर हमारे हाथ में वो कलम है तो उसका इस्तेमाल ऐसा करें कि उससे किसी का भला हो। ऐसा ना करें कि हर एक को मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लिखे जा रहे हैं और फिर उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से भी लोग ठीक होना बंद हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी स्पीड से आप लिख रहे हो उतनी स्पीड से रिसर्चेज नहीं हो रही हैं। चलो खैर, ज़्यादा ही झिलाने लग जाता हूँ मैं। 25 साल की महिला है, उसको डिसयूरिया है, फ्रीक्वेंसी है और अर्जेंसी है। सुसु में बर्निंग है, बार बार जाना पड़ रहा है और लगता है कि एकदम से हो जाएगी। ठीक है, ये 4 एंटीबायोटिक हैं। ग्राम निगेटिव की एंटीबायोटिक मैंने तुम्हें पढ़ा दी। अब तुम मुझे बताओ कि इन चारों में से उसको कौन सा दोगे? बताओ साहब, कौन सा आंसर आ रहा है? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ये तो मैंने पढ़ाई दी थी। चलो ठीक है, फिर भी अच्छा आंसर है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और कोई और क्या लिख रहे हैं लोग? सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख रहा है कोई? नहीं। और आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। हाँ, पिप्रासिलिन लिख रहा हूँ, और ओपीडी में। चलो ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ ये सीखो कि भैया डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी, इन 3 के लेवल पे सिंपल यूटीआई है। कोशिश करो कि नाइट्रोफ्यूरेंटाइन में अपना काम चल जाए। ठीक है, सिंपल सिस्टाइटिस के लेवल पे चीज़ें हैं तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन के ऊपर नहीं जाना है। 100 mg ओरली बीडी दे के काम चल जाएगा आपका। इसमें भी याद रखना कि एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया यदि जांच में आ रहा है उसको भी ट्रीट नहीं करना है, अनलेस कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। सबसे पहली बात, सिम्टोमेटिक है, आप नाइट्रोफ्यूरेंटाइन से शुरू कर सकते हो। एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया आ रहा है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन यूरिन में आया है, कुछ नहीं करना है अनलेस अनटिल कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट पेशेंट को एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है तो भी ट्रीट करना है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन बड़ी मज़ेदार दवाई है, ये ब्लड में कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं होती। आप इसको खाते हो ये सीधी जाके ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है, ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब होती, कहीं नहीं जाती, सीधी ब्लैडर में किडनी से एक्सक्रीट होती है, ब्लैडर में जाके बैठ जाती है और ब्लैडर में अंदर से एंटीसेप्टिक जैसा काम करती है, डेटॉल जैसा काम करती है, बीटाडीन जैसा काम करती है।
तो इसका कोई सिस्टमिक इफेक्ट नहीं है, सीधे ये ब्लैडर में जाके बैक्टीरिया को मार देती है डेटॉल की तरह। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, ठीक है साहब। तो ये दे सकते हैं हमसे। कब हमें एस्केलेट करना है? जब ये यूटीआई कॉम्प्लिकेट हो गया हो, तब फिर हमें इसके ऊपर की दवाइयाँ सोचनी है। कौन सी दवाइयाँ सोचनी है? तब हमें सोचनी पड़ेगी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स की दवाइयाँ। कब? जब यूटीआई कॉम्प्लिकेट हो गया। कॉम्प्लिकेट कैसे पता चलता है? यूटीआई का कॉम्प्लिकेशन पता चलता है यदि मेल में यूटीआई हो गया हो, यदि साथ में फ्लैंक पेन है, फीवर है, चिल्स हैं, काउंट्स बढ़े हुए हैं, इस तरह की कोई तकलीफें हैं, तो वो यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड है। तब मानो कि वो ऊपर जा रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस की तरफ जा रहा है, तब उसको जल्दी ट्रीट करना है, टाइम पे ट्रीट करना है। तो अदरवाइज सिंपल सिस्टाइटिस में नाइट्रोफ्यूरेंटाइन इज गुड इनफ। तो यूटीआई का प्रोग्रेशन पाथ क्या है? सिंपल यूटीआई है तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 100 mg का बीडी, निफ्टास किसी नाम से आती है, 5 दिनों तक दे दो। अगर कॉम्प्लिकेटेड है और ओपीडी लेवल पे आया है, तो यहाँ आपको ऑगमेंटिन अच्छा काम करेगी, पॉजिटिव निगेटिव सब कवर कर लेती है, अच्छी दवा है। ओरल में 625 TDS दे सकते हैं। यही पेशेंट अगर भर्ती हुआ होता, आप वार्ड के डॉक्टर हो और एल्डरली पेशेंट है या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटिक भी है साथ में, या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भर्ती हुआ है वार्ड में, तब आपको सीधे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन पे लेना है इसे। तो वही यूटीआई है, लेकिन सिंपल यूटीआई ओपीडी में आया है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई आया है, साथ में आपको फ्लैंक पेन वगैरह है, तो ऑगमेंटिन। यही अगर वार्ड में आया है तो सेफ्ट्रियाक्सोन। यही पेशेंट यदि आईसीयू का होता, तो इसी पेशेंट को इसी यूटीआई के लिए पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम चल रहा होता। तो यूटीआई वही, सोच नहीं, ठीक है साहब। आगे चलें। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव की 2 संतानें थी, मरसा और वर्सा, इस ग्राम निगेटिव की भी 2 संतानें हैं। एक को हम कहते हैं MDR ग्राम निगेटिव, वही है ई कोलाई, क्लेब्सिएला वगैरह, लेकिन ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं डॉक्टरों ने, या ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये दवाइयाँ खा खा के रेजिस्टेंट हो गए हैं। इन्हें अब ट्रीट करना है तो आपको सेफेलोस्पोरिन में जाना पड़ता है, या तो थर्ड जनरेशन पे, नहीं तो फोर्थ जनरेशन पे, और नहीं तो फिर आप पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम देते हो। तो MDR ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए अब आपकी छोटी मोटी रूटीन दवाइयाँ काम नहीं करती, इन्हें आपको थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यानी सेफ्ट्रियाक्सोन, सिफोपेराजोन, इनमें जाना पड़ता है, या फोर्थ जनरेशन में सेफपिरोम पे जाना पड़ता है। एक और ऑप्शन है कि आप इन्हें पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम लगा सकते हो। आप हमेशा अपने अस्पताल में OPDs, अपने अस्पताल के वार्ड्स में लगाते हो, लेकिन आज एक चीज़ सिखाता हूँ, किसी को भी पिब्जो देना है तो उसे हमेशा इन्फ्यूजन पंप से चलाना। पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम का एक इन्फ्यूजन बनाना और उसे 8 घंटे के लिए लगा देना। 8 घंटे बाद ख़त्म हो जाए तो दूसरा वायल लगा देना, ख़त्म हो जाए तो तीसरा लगा देना, 24 घंटे सिरिंज पंप से लगा देना। यकीन मानो वही तुम्हारी सिंपल सी पिब्जोजोसिन जो भी तुम कहते हो, वो ऐसा काम करेगी कि तुम्हारे मीरोपेनम टार्गोसिड नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि हम पिप्रासिलिन टेजोबैक्टाम को वैसे नहीं देते जैसे देना चाहिए। जितने भी बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स हैं, इन्हें हमेशा एक स्टेबल ब्लड लेवल चाहिए होता है, और वो मल्टीपल डोजेस से नहीं आता। यदि आप एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चला दो तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो कल से अपने अस्पताल में, वार्ड में, आईसीयू में किसी को पिब्जो चले तो एक सिरिंज पंप का खर्चा भी उसमें जोड़ देना, पर यकीन मानो बहुत सारा खर्चा मरीज का एंटीबायोटिक में बच जाएगा। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है खतरनाक वाला ग्राम निगेटिव में ही, वही बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम ESBL भी कहते हैं। वही ई कोलाई, क्लेब्सिएला और आपके जितने भी क्या कहते हैं एंटेरोबैक्टर वगैरह, ये सब ESBL हो जाते हैं, जो कि और भी किसी दवाई से नहीं मरते। इनको मारने के लिए सिर्फ एक चीज़ काम कर रही है आजकल, दैट इज़ 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ये ICU की दवा है, हमें OPD में नहीं देनी है, पर नाम सुन के रख लेते हैं। और इन्हें मारने के लिए कुछ ख़राब दवाइयाँ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं देनी है। हम कोशिश करेंगे कि किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से दिलवाएं, अपने लेवल पे इसका डिसीजन न लें। तो यदि ESBL का इन्फेक्शन है, कहीं कल्चर रिपोर्ट में आया है, तो आपको उसे मीरोपेनेम, कोलिस्टिन, फॉस्फोमाइसिन IV और टिजीसाइक्लिन के लेवल पे जाके ट्रीट करना पड़ेगा।
जैसे मरसा वर्सा के लिए हमने डेप्टोमाइसिन और लिनेजोलिड और वैंकोमाइसिन पढ़ी थी, वैसे ही एमडीआर और ईएसबीएल के लिए आपको सेफ्टरलिन, मीरोपेनेम, कोलिस्टिन, फॉस्फोमाइसिन और टीजीसाइक्लिन पे जाना है। ये दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं कि हम किसी को भी अपनी मर्जी से लिख के लगा दें। हालांकि मैंने कहानियाँ सुनी है कि लोग ओपीडी में बच्चों को मीरोपेनेम टारगोसिड के इंजेक्शन लगाते हैं बुखार के लिए। ना करें तो अच्छा है साहब, ठीक है साहब। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जेंटामाइसिन और अमीकासिन कभी अकेली नहीं दी जाती। आपने कभी कोई पर्चा नहीं देखा होगा तो मुझे बताना, 11 रुपए का नगद इनाम दूंगा कि जिसमें खाली अमीकासिन लिखी हो किसी को एंटीबायोटिक में। देखी तुमने कभी? हमेशा अमीकासिन किसी के साथ लिखी जाती है ना। ये हमेशा वो क्या एक पुरुष को साथ लेके चलना वैसा चलता है। जेंटामाइसिन हमेशा एमपी जेंटा आपने देखी होगी। अमीकासिन हमेशा किसी ना किसी एक दवा के साथ चलती है। क्यों भला ऐसा? क्योंकि ये दवाइयाँ बड़ी पोटेंट हैं, लेकिन ये सेल वॉल को तोड़ नहीं पाती, इनका पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होता, ये बैक्टीरिया में अंदर नहीं घुस पाती। तो इन्हें एक कोई मददगार चाहिए जो इनके लिए दरवाज़ा तोड़ दे। एक बार सेल वॉल को तोड़ दे, कोई बीटा लैक्टम साथ में आ जाए जो इनके लिए दरवाज़ा तोड़ के रख दे, तो ये अंदर घुस जाएंगे और फिर ये बैक्टीरिया को अच्छे से देख लेंगी। लेकिन इन्हें दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक हेल्प चाहिए होती है। तो आमतौर पे हमेशा अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ में एक न एक कोई बीटा लैक्टम फंसाया जाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि साहब ऐसा आज तक कभी एमबीबीएस में नहीं पढ़ाया गया और काश कि आप तब मिल गए होते, तो मुझे चैट बॉक्स में कुछ लिख दो ना। क्या लिखोगे? यस लिख दो।